बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपके असीम स्नेह के चलते आज हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसी तरह हम और आप मिलकर चैनल को आगे बढ़ाएं, नियमित देखें, व्याकरण सीखें, समझें। अपने मित्रों को भी चैनल सब्सक्राइब करके नियमित देखने की प्रेरणा दें और इसी तरह मिलते रहें प्रत्येक रविवार हिंदी व्याकरण के एक नए विषय उपविषय के साथ। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्रिया के भेदों की। पिछले पाठ में हमने जाना क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषाओं को समझा। आज इस पाठ में हम क्रिया के भेदों की चर्चा करेंगे। धातुओं के दो भेद सकर्मक और अकर्मक किस प्रकार होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के दो भेद मूल और यौगिक, यौगिक के पुनः 3 भेद प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु और संयुक्त क्रिया। आज के इस पाठ में हम इन सभी का परिचय प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि इनमें क्या अंतर है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हम इन्हें समझेंगे। तो आइए आज का पाठ आरंभ करते हैं। पिछले पाठ में हमने क्रिया के बारे में जाना। हमने ये जाना कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। और आज हम क्रिया के भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, धातु के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। व्युत्पत्ति के आधार पर भी क्रिया के 2 भेद होते हैं, मूल धातु और यौगिक धातु। और यौगिक धातु के 3 भेद होते हैं, प्रेरणार्थक धातु, नाम धातु और संयुक्त धातु। तो आइए अब हम एक एक करके धातु के इन भेदों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं उदाहरण के साथ और समझते हैं कि क्रिया के ये जो भेद हैं इनमें क्या अंतर है। इनको जो नाम दिया गया है जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्यों इन्हें सकर्मक अथवा अकर्मक कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सकर्मक क्रिया। कामता प्रसाद गुरु लिखते हैं, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक धातु कहते हैं। जैसे सिपाही चोर को पकड़ता है। अब आप देखिए यहां पर हमें सकर्मक क्रिया समझने से पहले वाक्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेना बहुत आवश्यक है। वाक्य के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। किसी किसी वाक्य में कर्म नहीं होता है, अर्थात वहां पर धातु को कर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ वाक्यों में कर्म होता है। तो ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में कर्म होता है और धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर उस कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक धातु कहते हैं। अब जैसे इस वाक्य में है, सिपाही चोर को पकड़ता है। सिपाही करता है, पकड़ना क्रिया है इसमें,
जिसका पकड़ता है रूप प्रयुक्त हुआ है वाक्य में, और चोर जो है वह कर्म है। तो सिपाही करता है और कर्ता के व्यापार का फल चोर पर पड़ रहा है, अर्थात चोर पकड़ा जा रहा है। तो जो धातु है पकड़ना, तो उस पकड़ने का मतलब किसे पकड़ा जा रहा है? चोर को। तो धातु यह सूचित कर रही है कि किसी को पकड़ा जा रहा है। सिपाही पकड़ता है। किसे पकड़ता है? चोर को। तो यहां पर यह स्पष्ट होता है कि सिपाही चोर को पकड़ता है। किसे पकड़ता है? चोर को पकड़ता है, अर्थात कर्ता से निकलकर जो कार्य व्यापार है उसका फल कर्म पर पड़ रहा है, और कर्म है चोर। तो इस प्रकार से ये जो पकड़ना क्रिया है यह सकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। नौकर चिट्ठी लाया। लाना क्रिया है, नौकर करता है, चिट्ठी कर्म है। नौकर क्या लाया? नौकर चिट्ठी लाया। तो नौकर कर्ता, कर्ता के कार्य व्यापार, कर्ता का कार्य व्यापार है नौकर लाया, ला रहा है वह कुछ। तो जो उसका कार्य व्यापार है उसका फल कर्म पर, अर्थात इस वाक्य में चिट्ठी पर पड़ रहा है। तो इस प्रकार लाना भी सकर्मक धातु है, सकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण देखिए। रामू पत्र लिखता है। अब यहां भी आप समझ सकते हैं कि यह जो लिखने की क्रिया है वह घटित हो रही है, की जा रही है रामू के द्वारा, लेकिन उसका फल पड़ रहा है पत्र पर, अर्थात लिखना सकर्मक क्रिया है। ठीक उसी प्रकार मोना कपड़े सिलती है। अब आप समझ सकते हैं कि सिलना सकर्मक धातु है। क्यों है? उदाहरण आपके सामने है, स्क्रीन पर आप देखिए और इसे खुद समझने का प्रयास कीजिए। धातु का अगला भेद है अकर्मक क्रिया। और कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता ही पर पड़े उसे अकर्मक धातु कहते हैं। अर्थात ये वे वाक्य हैं जिनमें कर्ता है और क्रिया है, कर्म नहीं है, या यूं कहें कि कर्म की अपेक्षा नहीं है इन क्रियाओं को, इन धातुओं को। उदाहरण देखिए। गाड़ी चली, तो चलने का काम या चलने की क्रिया का फल कर्ता ही पर पड़ रहा है, गाड़ी पर ही पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण देखिए। लड़का सोता है, तो सोने की क्रिया हो रही है, कर्म की अपेक्षा नहीं है, कर्ता लड़का है, तो यहां पर यह भी अकर्मक क्रिया है। गौरी हंसती है, हंसने की क्रिया, कर्म की अपेक्षा नहीं है यहां पर, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। और अगला उदाहरण देखिए। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर मेरा जी घबराता है, तो घबराना भी अकर्मक क्रिया है। ये जो उसके पहले का जो वाक्य का अंश आप देख रहे हैं ये कर्म नहीं है, बल्कि यह घबराने का कारण है। तो इस प्रकार इस वाक्य में भी घबराना जो क्रिया है वह अकर्मक क्रिया है।
कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर मेरा जी घबराता है। अब एक विशेष बात देखिए, कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जो अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में प्रयुक्त होती हैं। उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। दोनों रूपों में उनका प्रयोग हो सकता है, होता है और देखा जाता है। तो सामने देखिए स्क्रीन पर, जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है, उन्हें उभयविध धातु कहते हैं। और अब आइए देखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर जो धातु के दो भेद होते हैं, मूल धातु तथा यौगिक धातु। तो मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, जैसे करना, बैठना, चलना, लेना इत्यादि। ये क्रियाएं ही हैं जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, जैसे करना, बैठना, चलना, लेना इत्यादि। और जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं वे यौगिक धातु कहलाते हैं। योग का मतलब ही होता है जोड़, अर्थात ये वे धातु हैं जो दो शब्दों को जोड़कर बने हैं, दो अलग प्रकार के शब्दों को जोड़कर बने हैं। जैसे चलना से चलाना, रंग से रंगना। अब देखिए रंग क्या है? संज्ञा है, और रंग से क्रिया बन गई रंगना। इसी प्रकार चिकना विशेषण है, और चिकना से क्रिया बन गई चिकनाना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे यौगिक धातु कहलाते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे शब्द को जोड़कर, किसी दूसरे शब्द में ना प्रत्यय जोड़कर या आना जोड़कर बनाए जाते हैं। यौगिक धातु के तीन भेद होते हैं, प्रेरणार्थक धातु, नाम धातु, संयुक्त धातु। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रेरणार्थक धातु। अब देखिए हमें किसी भी शब्द के अर्थ को सबसे पहले जानना चाहिए, और एक बार जब हम किसी शब्द का अर्थ जान लेते हैं तब उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना या उसके बारे में और समझना बड़ा सरल हो जाता है। अब जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, प्रेरणार्थक धातु, अर्थात यहां प्रेरणा है, किसी को कोई कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, और जहां पर यह प्रेरणा दी जाती है वो प्रेरणार्थक धातु है। देखिए परिभाषा, मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। बड़े ध्यान से समझिए इसको कि क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा, कर्ता कोई है, वह कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उसे उस कार्य को करने की प्रेरणा किसी और ने दी है या कोई और दे रहा है। जहां पर इस प्रकार का प्रयोग होता है उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। जहां पर इस प्रकार की धातु का
या मूल धातु के इस प्रकार के विकृत रूप का प्रयोग होता है उसे प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पिता पुत्र से चिट्ठी लिखवाता है। अब इसे समझिए, देखिए स्क्रीन पर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। पिता प्रेरक है, पुत्र कर्ता है, चिट्ठी कर्म है और लिखवाना प्रेरणार्थक धातु है। पिता पुत्र को चिट्ठी लिखने की प्रेरणा दे रहा है, या यूं कहें कि पुत्र पिता की प्रेरणा से चिट्ठी लिखता है। यह ज्यादा सही है। पुत्र पिता की प्रेरणा से चिट्ठी लिखता है, इसलिए यहां पर लिखवाता है या लिखवाना प्रेरणार्थक धातु है। आइए प्रेरणार्थक धातु को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए, चित्र में हम देख पा रहे हैं कि पिता पुत्र से रेत का किला बनवाता है, अर्थात पुत्र पिता की प्रेरणा से रेत का किला बनाता है। तो इस प्रकार चित्र के माध्यम से मुझे लगता है कि यह बात अधिक स्पष्ट हो रही है। स्पष्ट दिख रहा है प्रेरणार्थक धातु अर्थात क्या। तो जहां किसी की प्रेरणा से कोई काम कोई अन्य कर रहा है, वहां पर प्रेरणार्थक धातु होती है। जैसे कि इस चित्र में पुत्र पिता की प्रेरणा से रेत का किला बना रहा है। यौगिक धातु का अगला भेद है नाम धातु। धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें नाम धातु कहते हैं। ये संज्ञा अथवा विशेषण के अंत में ना जोड़ने से बनते हैं। अब इसे समझ लीजिए कि ये वे धातु हैं जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों से बने हुए हैं और संज्ञा से बने हैं, इसलिए ही शायद इन्हें नाम धातु कहा गया है। उदाहरण देखिए, दुख से दुखाना, मेरा जी ना दुखाओ, ये प्रयोग है दुखाना का। स्वीकार से स्वीकारना, हाथ से हथियाना, धिक्कार से धिक्कारना और लाठी से लठियाना, बात से बतियाना और अपना से अपनाना। इस प्रकार के प्रयोग, इस प्रकार के जो रूप हैं वे नाम धातु कहे जाते हैं। यौगिक धातु का अगला भेद है संयुक्त धातु। संयुक्त धातु कुछ कृदंतों यानी कि धातु से बने हुए शब्दों की सहायता से बनाए जाते हैं और ये परिभाषा है कामता प्रसाद गुरु की। उदाहरण देखिए, जैसे वह आग में कूद पड़ा। अब देखिए यहां पर दो कृदंत हैं, कूद पड़ा, कूदना पड़ना, और इन दोनों को मिलाकर दोनों की सहायता से एक संयुक्त धातु बन रही है, वह आग में कूद पड़ा। अगला उदाहरण देखिए, सांप देखते ही बच्चा चीख पड़ा। चीखना पड़ना दो अलग अलग कृदंत हैं, दोनों का संयुक्त रूप से प्रयोग किया गया है और प्रयोग है चीख पड़ा। अगला उदाहरण देखिए,
मुर्गे की बांग सुनते ही मोहन उठ बैठा। अर्थात यहां पर भी उठना बैठना ये दो कृदंत हैं, दोनों का संयुक्त प्रयोग है और वाक्य बनता है मुर्गे की बांग सुनते ही मोहन उठ बैठा। अगला उदाहरण है, पुलिस के आने की आहट पाते ही चोर भाग खड़ा हुआ। भागना, खड़ा होना ये दो कृदंत, संयुक्त प्रयोग, भाग खड़ा हुआ। तो पुलिस के आने की आहट पाते ही चोर भाग खड़ा हुआ। और इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं उन्हें संयुक्त धातु कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो के निर्माण में मैंने जिन ग्रंथों को आधार बनाया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना वासुदेव नंदन प्रसाद। मुझे विश्वास है कि क्रिया के भेद समझने में आज का यह वीडियो आपको अवश्य सहायक होगा। आप इसे स्वयं भी देखें और अपने मित्रों के साथ भी साझा करें। और हां, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे के पाठों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब आप हमसे हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके सवाल और टिप्पणियां ये सुनिश्चित करेंगे कि आप ध्यान से हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह, तब तक के लिए धन्यवाद।